करके आ रहे हैं। सो एनीहाउ लेट्स बिगिन। सो कल हमने बात करी थी कि टाइमलाइन बनाने की बात करी थी, होमवर्क दिया था हमारी क्लास के अंदर। होमवर्क बड़ा सिंपल था। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो टाइमलाइन है हमारी, आज की तारीख 21/2/24, हम यहाँ पर हैं। हमको इस कैलेंडर को शुरू किए हुए 2024 साल में, इसके पहले के समय काल के ऊपर मैंने कल बात करी थी। एक बेसिक टाइमलाइन दी थी, जिस टाइमलाइन के ऊपर आप लोगों को काम करना था। ये वो तरीका होता है जो मैं सिखाता हूँ, ताकि मेरी क्लास के अंदर आप लोगों से आसानी से बनना चालू हो जाए। नाउ सबसे पहली चीज जो कल मैंने बात करी थी कि टाइम स्केल कैसे होती है, तो टाइम स्केल के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, बीसी और एडी का। नए टर्म के अंदर हम लोग आजकल सीई यूज करते हैं। सीई इज द कॉमन एरा। बीसीई ये कॉमन एरा यहाँ से शुरू हुआ, 2024 कॉमन एरा है, यहाँ पहले बीसीई कहलाएगा और उसके बाद में सीई कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग जो एक और नाम यूज करते हैं एनो डोमिनी, इसके बाद में एडी या इसके पहले में बिफोर क्राइस्ट बीसी। तो आजकल उसको सेक्युलर कर दिया इन लोगों ने, फर्क कुछ नहीं पड़ा, कैलेंडर वही है। अब दूसरी चीज एक और आती है, यहाँ एक मार्किंग और हो जाती है जब हमें रिटन एविडेंसेस मिलना चालू होते हैं। समवॉट बीसी के अंदर से रिटन एविडेंस आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसके पहले वाला काम प्री हिस्टोरिक, और अगर हमको थोड़ा सा ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर हमें स्क्रिप्ट मिल रही है लेकिन हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाने में असमर्थ हैं, तब हम उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ तक कंसेप्ट आ गया। अब जो मेरे हिस्ट्री है जिसको लिखा हुआ मुझे मिल रहा है, ये दो हिस्सों में होती है, या तो वो रिटन होगी या वो आर्कियोलॉजी की होगी। आर्कियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। वो जो गड़े मुर्दे होते हैं मेरे, वो क्या दे रहे हैं वो पता चलता है। रिटर्न अगर रिकॉर्ड है तो वो दो तरीके का होगा, या तो वो रिलीजियस होगा या वो सेक्युलर होगा। ये कंसेप्ट हैं छोटे छोटे कि हम हिस्ट्री के अंदर किस पार्ट को लेना चाहते हैं। हिस्ट्री हमारे हमेशा एविडेंस बेस्ड होती है, एविडेंस यानी जिसमें आपके पास एविडेंस मौजूद है। और साथ ही साथ में हिस्ट्री ऑल्सो कंसिडर करती है इन चीजों को, मिथ, मिथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, मिथ, लेजेंड एक्सेट्रा, फोकलोर्स, इनके ऊपर हिस्ट्री ध्यान देती है बट पूरी तरह से फोकस नहीं करती। अगर हम सिर्फ कहानियों और किस्सों में रहेंगे तो वो इतिहास नहीं है। इतिहास के अंदर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, तो हमारे पास एविडेंस चाहिए, या तो वो रिटन एविडेंस हो या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो। अगली चीज मेरे पास होती है कि समय अगर आर्कियोलॉजी का है या कोई ऐसी वस्तु है रिटन के अंदर जिसको मुझे सही तिथि ज्ञात करनी है या सही डेटिंग करना है, तो हम दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है रिलेटिव क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय काल की गणना करना। रिलेटिव क्रोनोलॉजी प्री हिस्टोरिक इवेंट्स के ऊपर होती है। लगभग इस समय पर ऐसा हुआ, लगभग रिलेशन के अंदर निकाली जाती है। साथ ही साथ में हमारे पास एक और होती है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी। एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी, जब हमारे पास कैलेंडर आ गया तो कैलेंडर की तिथि के साथ हम याद करके हम बता सकते हैं कि ये कब की थी। इसके अंदर रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, KAR आर्गन इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिशन ट्रैकिंग हो सकती है, रेडियो कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं वो हो सकती है। रेडियो कार्बन डेटिंग 60,000 साल तक की जा सकती है, बस उसकी लिमिट है 60,000 साल। तो 60,000 साल से पुराना अगर कोई वस्तु हो गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम पोटेशियम आर्गन डेटिंग करते हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग बेसिकली जो वोल्केनिक रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, उनके ऊपर काम में ली जाती है। सो ये दूसरी तरीके की डेटिंग हो गई। कब? जिस टाइम पर मेरे पास कैलेंडर मौजूद नहीं है और मुझे तारीख निकालना है। फिजन ट्रैक्स वो होते हैं जब यूरेनियम एटम्स होते हैं, उनकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना चालू किया जाता है। खासतौर पर जो भी मटेरियल मिला है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है ज़र्कॉन, इस ज़र्कॉन के अंदर से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगला है मेरे पास थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये क्वार्ट्ज के लिए किया जाता है। अगर कोई मटेरियल में क्वार्ट्ज मिला है तो थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड निकालकर हम उसमें से उसकी तारीख निकाल सकते हैं। अगला है मेरे पास थोरियम 230 या यूरेनियम 234 डेटिंग।
ये जियोलॉजी की फॉर्मेशंस के अंदर काम में लिया जाता है। तो हमारे पास समयकाल को ज्ञात करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कहीं पर पेड़ मिल जाता है, पेड़ मिल गया, पूरा मिल गया, तो उसकी रिंगे गिनकर हम ये बता सकते हैं कि जिस समय पर ये पेड़ लगाया गया था उस समय से जब तक इसका इस्तेमाल किया गया या पेड़ खुद से लगा था, नॉट नेसेसरी। तो रिंगों को गिन कर आप बता सकते हो कि कितने साल का है, उसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये तरीके होते हैं हिस्ट्री के अंदर समय को ज्ञात करने के लिए। कहानी क्या है, अनुमान क्या है कि मानव जो आज हम लोग हैं, इस मानव का जन्म लगभग मॉडर्न मानव का 1.5 लाख साल पहले हुआ था अफ्रीका के अंदर, ऐसा माना जाता है। लिखाई जिसे कहते हैं वो अलग अलग जगह पर, मैंने कल यही बात करी थी, टेम्पोरल डायमेंशन और स्पेशल डायमेंशन। अगर आप नए हैं तो कल वाली क्लास आप हमारे ज्वाइन मेंबरशिप वाले ग्रुप पर से देख सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, लाइव क्लास अवेलेबल है। सो मैं कह रहा था कि हम लोग ये 1.5 लाख साल पहले जन्म हुए, लिखाई कब आई, लिपि कब आई। सो कहा यह जाता है लगभग 5 से 7 हजार BC में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों के ऊपर ये लिपि लिखना चालू हुई। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं लगभग 5000 साल पहले, आज से 3000 BC। इसके अंदर हड़प्पा की स्क्रिप्ट भी मौजूद है। इसके पहले की जो स्क्रिप्ट है वो इजिप्शियन अफ्रीका के अंदर स्क्रिप्ट मिलती है, जो मिस्र के पिरामिड में, इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर मिला करती है। तो ये लिपि है, लिपि। तो मेरे पास जो ये रिटन रिकॉर्ड है जिसे मैं हिस्टोरिक बोल रहा हूं, ये तो सिर्फ कितने साल का हुआ, 5000 साल। लेकिन मानव तो 1.5 लाख साल और हिस्ट्री मानव की है, हिस्ट्री इंसान की है। तो इवोल्यूशन मेरा लगभग, अच्छा, मानव का जो इवोल्यूशन है, जिस तरह से मैन बना है या मैन काइंड आगे बढ़ता रहा है, वो लगभग 2 करोड़ साल का है। हाँ, लगभग 2 करोड़ साल। कैसे? पहले वो बंदर हुआ करता था, बंदर फिर थोड़ा सा सीधा होकर चलने लगा और फिर वो वर्तमान स्थिति में आ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी की कहानियां हैं। तो इतना लंबा साल है जिसमें अलग अलग समय पर आना चालू होते हैं। लेकिन किस समय पर प्रोटो ह्यूमन जन्म लेते हैं? तो मानव जैसे लोग कब दिखना चालू होते हैं? तो लगभग अरे अभी बताया 2 करोड़ साल यार, 2 करोड़ साल। लेकिन ये मानव जिस तरीके के हम आज का स्वरूप दिखता है, ये लगभग 50 लाख साल पहले आना चालू हो गए थे। 50 लाख। अभी 50 लाख साल पहले से क्या कर रहे थे? ये फिर भी वैसा मानव नहीं था, ये जानवर जैसा था। लेकिन कल्चर जो दिखना चालू होता है कि हाँ कुछ करना चालू किया, तो वो 20 लाख साल पुराना है, 2 मिलियन ईयर्स। तो हिस्ट्री के ये तथ्य हैं जो अक्सर कई किताबों में गलत होते हैं, अभी भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगली चीज होती है कि हम किस तरह से हिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, हिस्टोरिक है। ये वाला पार्ट प्री हिस्टोरिक है, और बीच में वो वाला पार्ट जहां पे तुम्हारे पास लिखा हुआ कुछ है लेकिन तुम अनपढ़ जारी हो, और नहीं बात है, तुम्हारे लिए काला अक्षर जो हाथी बराबर। सो कोई भी हो, आप उसको जब नहीं पढ़ पाते तो हम उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक, है ना? और प्री हिस्ट्री यानी नहीं, ऐतिहासिक तो हिस्टोरिक हो गया, पूर्व या पूरा ऐतिहासिक था। अब प्री हिस्टोरिक को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो कल मैंने बात करी थी, उसको हम अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, ये याद है? तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मेटल को। मेटल, ये मेटल की एज हो गई। उसके पहले यूज करने वाली चीज थी सबसे ज्यादा स्टोन। तो स्टोन को हम बोलते हैं लिथिक। तो अब यहां से यहां तक की कल जो मेरी कहानी थी, सबसे बाद में हमारे पास आता है आयरन। आयरन के पहले था हमारा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के पहले था कॉपर। अब ये वाला जो पार्ट है जहां पर मेटल और लकड़ी या पत्थर इसका इस्तेमाल होता है, लकड़ी हमें अवशेष में बहुत रेयरेस्ट और रेयर मिलती है, तो इस टाइम को हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक। चाल्को, जिसके अंदर कॉपर प्लस स्टोन है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं नियोलिथिक, उसके बाद वाले को हम बोलते हैं मीसोलिथिक, उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो है पूरा पैलियोलिथिक।
नाउ पैलियोलिथिक जो है ये बड़ा खतरनाक हिस्सा कहलाता है। पैलियोलिथिक लगभग लगभग कहां तक आ जाता है? 8000 BCE तक, या कुछ लोग बोलते हैं इसको लगभग आज से 10,000 साल पहले तक का। दोनों चीजें सही हो जाती हैं। 2024 में हम रह रहे हैं। ये कंसेप्ट है टाइम पीरियड का। मेसोलिथिक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग लगभग 8000 से ये 4000 BC तक आता है। 4000 BC बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट भी आप बोल सकते हो। नियोलिथिक 2500 BC तक चलेगा, 2500 BC। इसके बाद चाल्कोलिथिक है। चाल्कोलिथिक पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे अलग अलग जैसी जगहों पे होता है। जैसे कल मैंने बात करी थी सेंट्रल लीव्स आइलैंड की, कि पैरेललिज्म समझने की कोशिश कीजिए कि पैरेलल किस तरह से काम होता है। सबसे पहला मेटल जिसको यूज करना चालू करा वो था कॉपर। उसके बाद में जैसे ही टिन मिला, कॉपर प्लस टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाना चालू हुआ, वो कहलाती है ब्रॉन्ज एज, जिसके अंदर हड़प्पा आती है। उसके बाद में जैसे ही आयरन आना चालू हुआ, लोग आयरन का इस्तेमाल करना चालू करे, ये हो गई आयरन एज। अब यहां पर भारतवर्ष के हिसाब से हम लोग चाल्कोलिथिक डिनोट करते हैं हड़प्पा। कहां से कहां तक? ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक, यहां तक हमारे पास, या ब्रॉन्ज एज ये हड़प्पा है। हड़प्पा का समय काल बहुत लंबा है, इसलिए ये ओवरलैप करता है अलग अलग चीजों में, और इसके अलग अलग फेजेस हैं, और वो फेज डिनोट करते हैं कि हड़प्पा किस काल में किस समय पर कैसी थी। इसके साथ में अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो इजिप्ट, नाइल नदी के किनारे, चाइना, क्या नाम है नदी का? येलो रिवर, वांगहो, और मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये 3 सिविलाइजेशन और हैं जो पैरेलल चलती हैं हड़प्पा के साथ में। अब जो नए एविडेंसेस आ रहे हैं उसके अंदर साउथ अमेरिका, उसकी भी सिविलाइजेशंस हैं जो प्रीडेट करती हैं, हालांकि उसकी स्टडी इतनी तगड़ी नहीं है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आए, तो अभी यहां तक का ध्यान रखना जरूरी है आपके पास। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर कोई लिखित चीजें नहीं है, अगर है भी तो हम जाहिल हैं, लट हैं, गवार हैं, हमें नहीं आती, हमको पढ़ना नहीं आता। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल सकता, मुझे नहीं आता। अब अर्ली पैलियोलिथिक साइट के ऊपर मैंने कल कहा था कि भारत की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स होंगी, उनके ऊपर आप काम करना चालू करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है ये समझना कि वो क्या रहा था, कॉमन एलिमेंट्स क्या निकल कर आ रहे थे। अत्रि, ये कल मैंने बोला था, अतिरम्पक्कम तमिलनाडु की साइट है, अतिरम्पक्कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर हमें 2.5 लाख साल पुराने एविडेंस मिलते हैं। तो जो चार्ट आपने बनाया है इस तरीके का, उसमें यहाँ पर आप पैलियोलिथिक के अंदर लिखना चालू कर देंगे। अर्ली पैलियोलिथिक 2.5 लाख साल पहले, अतिरम्पक्कम। मध्य प्रदेश के अंदर क्या होगा? मध्य प्रदेश में एक साइट मिलती है आदमगढ़, नर्मदा मैन स्कल, हथनौड़ा एविडेंस, ये सब पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख के रखेंगे। क्या क्या नाम हो गया? पहला तो अतिरम्पक्कम, मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं एमपी की इंपॉर्टेंट साइट्स लिखते जा रहा हूं। सबसे पहली होगी हथनौड़ा, हथनौरा और आदमगढ़। ये लगभग ये 2.5 लाख साल पुराने हैं, लगभग। और यहां पर हमें फॉसिल मिला है जिसे कहते हैं नर्मदा मैन, लेकिन ये नर्मदा वुमन है, ये भी याद रखिएगा। जबड़े का एक हिस्सा है, पूरी स्कल नहीं है, पूरी स्कल होती तो बात अलग होती। ये है आपका सबसे पुराना पीरियड जिसे हम कहते हैं अर्ली पैलियोलिथिक। अब यहाँ पर ये जो समय काल है ये लगभग 2.5 लाख साल तक आता है स्टार्टिंग से, तो 2.5 लाख साल हमारे यहाँ हो गए, जो मार्कअप हो गया, नर्मदा मैन मिल गया। इसी के साथ में आपको यहाँ पर दूसरी जगहों पे भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो पाकिस्तान अगर चले जाते हैं, सोन वैली, ये वाली सोन नहीं, नर्मदा सोन, बोले ज्योग्राफिया बिगड़, सोहान वैली, SOAN इंग्लिश में लिखते हैं, या सोहन वैली। जगह का नाम है गेशर बेनोत याकूब, ये इजराइल की है, ये इजराइल की है। तो इंटरनेशनली 2 स्थान जो इसके पैरेलल में आते हैं, जनरली जो बोले जाते हैं वो ये हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेन कंपोनेंट आपका इंडिया और एमपी, इंडिया बोलते जा रहा हूँ, एमपी शायद लिखते जाऊंगा। अब एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर इस समय पर हमको जो एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ का जो मानव था वो क्या क्या खाता था, क्या पीता था, यानी मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जिसके बारे में हमने बात करी थी वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हमको यहाँ ऑस्ट्रिच के एग मिलते हैं, पूरा अंडा नहीं मिल रहा है, छिलके मिल रहा है, मतलब
ऑस्ट्रिच के अंडे खाते हैं भैया, वो अंडा भी कितना बड़ा होता है बड़ा। ये बता रहा है कि ऑस्ट्रिच जो था वो एरिड एरिया में फैला हुआ था, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, बड़े लंबे इलाके के अंदर था। मार पीट के खा गए तुम लोग, पूर्व जन्म में तुम्हारे। यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, यानी मटेरियल कल्चर के एविडेंस मिलना चालू होते हैं बेलन से, सोन नदी से। सोन नदी कहां पर है? सोन नदी एमपी। सो एक एविडेंस ये हुआ। दूसरा एविडेंस अर्ली पैलियोलिथिक का सोन वैली एमपी। यहां पे एविडेंसेस मिलना चालू हो जाते हैं कि लोग रहा करते थे, लेकिन कल्चर नहीं मिलता, इकट्ठा ग्रुपिंग नहीं मिलता। किसी समय कोई व्यक्ति किसी जगह पर आके आग जलाया, कुछ समय के लिए रहा, उसने कुछ इम्प्रिंट छोड़ दिए, वो हमें मिल गए, तो हम उससे कह सकते हैं कि ठीक है। कौन सी हिस्ट्री हो गई? आर्कियोलॉजिकल पार्ट हो गया, शाबाश। छोटा नागपुर प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू और ईस्टर्न घाट वाले इलाके में ये हमें मिलता है। अब यहाँ जो मटेरियल मिल रहा है पत्थर का, सिर्फ और सिर्फ पत्थर का, हम सिर्फ पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तो पत्थर है। पत्थर में स्क्रैपर, ब्लेड्स, अब ये ब्लेड वाली मत लेना है, चाकू छुरी वाली या दाढ़ी मुड़ने वाली, पत्थर की फाइन करके ब्लेड बनाएगी, लेकिन बड़ी रहती थी, इसमें ज्यादा वो नहीं था। ब्यूरिन रहते थे, ब्यूरिन यानी छेद करने वाला पॉइंटेड हिस्सा। चॉपर होते थे, यानी एक पत्थर लिया, पत्थर को बड़ा कर दिया, एक तरफ से एज बना दी, दूसरी तरफ से एज बना दी, लकड़ी में बांध दिया, कुल्हाड़े तरह से। तो हैंड एक्स कल्चर है। क्या कल्चर है? हैंड एक्स कल्चर। और ये कंटिन्यू करता है मीसोलिथिक तक। तो जरूरी नहीं है कि जो पत्थर आपने उठाया वो अर्ली पैलियोलिथिक, वो जरूरी नहीं है। तो हमको एक पैलियोलिथिक का ये कॉमन पॉइंट मिल जाता है। बागोर, एक नाम लिखिए, बाघोर, BAGHOR, बाघोर। अब ये जो बाघोर है, यहां पर हमको एक रेक्टेंगुलर स्टोन रबल प्लेटफॉर्म मिलता है। क्या मिल रहा है बाघोर में? हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सिर्फ एमपी वाला लिख रहा हूं। बाघोर रेक्टेंगल कैसा होता है? ये बोर्ड हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर। अब ये प्लेटफॉर्म क्या कह रहा है? एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चबूतरा, चबूतरे के ऊपर एक छोटा सा स्टोन रख दिए, ट्रायंगल वाले। अब इसके अंदर ये जो पूरा चबूतरा बनाया आपने, उसके ऊपर सर्कल बने हुए हैं, और वो कंसेंट्रिक सर्कल है। एक सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल। क्या बता रहा है? या तो रिलीजन है, या एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी है। आप सर्कल बना के ही तो पूरे आसपास के इलाके को देख सकोगे ना, कि कौन सा सितारा किस समय कहां से निकलता है। या तो रिलीजन का, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोटो कल्चर कौन सा पार्ट हो गया? नॉन मटेरियल, सिंबॉलिक कि नॉन सिंबॉलिक? सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक हो गया। अब सिंबल दे रहा हूं कि हाँ, यहाँ कहीं धर्म या किसी चीज की, कोई बिलीफ सिस्टम का, कोई फेथ का जन्म होना चालू होता है। तो बाघोर से मिलता है ये। हर जगह पर हमको किसी न किसी शेप में नेचर वर्शिप मिलती है। मदर गॉडेस हमको सारे कल्चर्स में जो अर्ली हिस्ट्री के हैं वो मिलना चालू होते हैं। आर्ट का सबसे पहला रूप यहाँ मिलता है। कौन सा क्षेत्र मिला था? चिली का, कौवे का, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या बोलते हैं हिंदी में? तो शुतुरमुर्ग जैसे कभी ना बनना। शुतुरमुर्ग क्या करता है? शिकारी पास आता है ना, तो अपनी मुंडी रेत में डाल देता है, और मैं बच गया, मैं छुप गया। ऐसे ना बनना, फेस करना। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी घटना हमारे सामने होती है तो हमें उसे फेस करना आना चाहिए। फेस करके एग्जाम आ रहा है, घबराहट हो गया, होने तो नॉर्मल है, हमेशा याद रखो नॉर्मल है। डर लगेगा, नॉर्मल है, इससे गायब नहीं होना, अपना कर्म करते चलना, बस शुतुरमुर्ग मत बनना। चलो, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच के जो अंडे के छिलके थे, उसके ऊपर मानव ने कुछ निशानियां छोड़ी, जैग लाइनें बनाई, क्रॉस लाइनें बनाई। क्यों बनाई? मे भी डेकोरेटिव था, मे भी ऐसे ट्रायल मार रहा था भैया, ज्योमेट्री कुछ भी कर रहे हो, वो हमें नहीं पता। बट हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो समय काल देती है इस टाइम पीरियड का, वो 30,000 से 10,000 साल तक का देती है। यहां से आगे हम 10,000 कहाँ है मेरा गिरा, 10,000 से 30,000, ये मेरा टाइम पीरियड आता है जो रेडियो कार्बन डेटिंग में राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे जो करी थी। कंसेप्ट आ गया समझ में? यस सर। शाबाश। अब हम आ जाते हैं लोअर पैलियोलिथिक साइट्स।
लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के अंदर हमको मिलना चालू होती है शिवालिक्स में, इंडिया शिवालिक माउंटेन्स के अंदर हैंड-एक्स कल्चर। शिवालिक माउंटेन्स में हैंड-एक्स कल्चर चलता है जो 7 लाख से 4 लाख साल तक के बीच का है। इसमें पैलियोलिथिक डेट्स लगाई गई हैं। तो बहुत पुराने समय में भी मानव जैसा कोई रहता था जिसके पास हैंड-एक्स थी। लकड़ी तो नहीं मिली, पत्थर मिले, पत्थर से। तो मिडिल पैलियोलिथिक के अंदर अगर हम आते हैं तो लगभग 2.5 लाख से 40,000 साल। पटने महाराष्ट्र, नाम लिखते चलोगे, पटने महाराष्ट्र। लूनी वैली लूनी वैली, दिदवाना और बूढ़ा पुष्कर, ये वो इलाके हैं जो राजस्थान के हैं। लूनी नदी गायब हो जाती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा जब आप नदियां बना रहे थे, लेक्स बना रहे थे, तो लूनी नदी अरावली की वेस्टर्न फ्लैंक से निकलती है और गायब हो जाती है। फिर ये सब टेरेनियन धरती के भीतर चलती है और कच्छ के अंदर ये फिर से धीरे धीरे निकलना चालू होती है, पर पूरी तरह से नदी का फॉर्म नहीं आता। तो ये क्या बता रहा है कि इस इलाके के अंदर इस समय काल में यहाँ पर पानी था और मानव रहता था। मानव नहीं, मानव जैसे कोई कहते हैं, होमिनिड बोलते हैं। साथ ही साथ में हमको यहाँ पर बेलन और सोन वैली लिख रहा हूँ। सोन वैली के अंदर आपको ये काम मिलना चालू होता है। तो सोन वैली में इंसान था। छोटा नागपुर प्लेटू उसी के ईस्ट में और साउथ में डेक्कन प्लेटू के ऊपर और ईस्टर्न घाट्स में हमें एविडेंसेस मिलना चालू होते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के अंदर। जो हथनोरा एविडेंस है वो इस टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में यहाँ ओरिजिन माना जाता है अगली साइट का, जिसे हम कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में, डिटॉल लगा के, क्योंकि ये हमको दी हुई है। स्पेशली भीमबेटका एंड अदर प्लेसेस। अब चाइना के अंदर यहाँ एविडेंसेस है दुनिया में, और साथ ही साथ में इसमें निएंडरथाल नामक मानव वो भी जन्म लेता है। निएंडरथाल इस समय दुनिया के कई इलाकों में मिलते हैं जो गायब हो गए, और हम लोग जो अर्ली होमोसेपियन, जिस तरह से हम आज शेप लिए हुए हैं, उस तरह का अर्ली मानव उस समय पर आ चुका है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्रीज है, ठीक है, हमारे लिए साइट इंपॉर्टेंट है। हथनोरा का जो नर्मदा मैन है ना, ये हथनोरा एमपी से मिला है, और होमो इरेक्टस या अर्ली होमोसेपियन का ब्रांच है। होमो इरेक्टस या अर्ली होमोसेपियन की ब्रांच है। इस समय पर आर्ट फॉर्म बनना चालू हो गया है। आर्ट कब होगा? एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, यानी दिमाग इतना तेज हो चुका है कि अब आप उसको एक्सप्रेस करने लग रहे हो। इस समय पर फायर को काबू में कर लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही डिस्कवरीज है। फायर कॉन्कर्ड, यानी फायर तो थी, लेकिन उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी गुफा में रह रहे हो, गुफा के अंदर आग जला रखी है आपने, तो कैसे? पहले तो आग से आप भी भाग रहे थे, आग भी डर रहे थे। इस वजह से फायर इज द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर काम करा। टूल्स एडवांस होने लगे। जो पहले बड़ा भाटा यूज करते थे, सिंगल उठा के भाटा फेंक दिया, अब उसको फाइन करना चालू कर दिया, लेकिन पत्थर फिर भी बड़ा था। लेटर पैलियोलिथिक पीरियड जो लगभग 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक आता है, यहां हमें साइट मिलती है बागौर, राजस्थान। देखिए बागौर कंटिन्यूस चल रहा है, इसीलिए बागौर के अंदर जो साइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट बनती हैं। बागौर राजस्थान, ये क्वेश्चन आया शायद एक दो साल पहले बागौर का, हाँ आई थिंक सो। कुर्नूल आंध्र प्रदेश, धारवाड़ कर्नाटक। एमपी के अंदर जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो यही वाली हैं, कोई इसमें हेडेक नहीं करना। आदमगढ़ और भीमबेटका। भीमबेटका यहीं से आपको ये बताता है कि बहुत लंबे समय तक यहाँ लोग रहे थे। अगली चीज भीमबेटका की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला क्या मिला, वहां पर उन्होंने गड्ढे खोद के पूरा नीचे जाके ये देखने की कोशिश करी कि समय पर क्या क्या है। और फ्लोरा और फौना अंग्रेजी में दो शब्द यूज किए जाते हैं। फ्लोरा यानी फूल पत्ती, फौना मतलब जानवरों का अवशेष। तो यहाँ पर जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो जानवरों के मिलते हैं, और ये बताते हैं कि उस समय पर यहाँ पर अच्छी प्लांट लाइफ थी और अच्छे एनिमल्स घुमा करते थे। अब यहाँ पर हमें एक्वेलियन असेंबलेजेस मिलती हैं जो रॉक शेल्टर 3F है, रॉक शेल्टर 3F/23। यहाँ पर डिस्कवरीज कुछ की गई हैं खुदाई करके, क्योंकि वहां पे वो लिख के नहीं गए, पेंटिंग बना के गए। तो हम आर्कियोलॉजी प्लस रिटर्न में पेंटिंग्स, उससे फिर हम कंसेप्ट निकालते हैं।
ठीक है, भीमबेटका बाद में हम ले लेंगे। अब आ जाते हैं हम मीसोलिथिक के ऊपर, जो 10,000 से लेकर लगभग 2-2,500 साल तक आता है, बीसी तक आता है। भीमबेटका अगेन एमपी का, बागोर अगेन राजस्थान का। अब यहाँ पर एक नई साइट निकल कर आती है, लानगंज, गुजरात की लानगंज। साथ ही साथ में हमें अब जो बड़े पत्थर थे वो छोटे होने लग जाते हैं, और अब पहली बार मीसोलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी बनना चालू हो रही है। हंटर गैदरर्स की छोटी छोटी सोसाइटीज बन रही हैं, और इनसे हमें मिलता है हंटिंग गैदरिंग कल्चर्स। कल्चर यानी संस्कृतियां, कि किस तरह की संस्कृति थी। अब अगर तुम आज शाकाहारी हो, उस समय हो सकता था कि तुम शाकाहारी होते, लेकिन जिस समय सूखा पड़ा हुआ हो, शाक फल फूल पत्ती नहीं मिल रहे, तुम्हारे पास फ्रिज तो था नहीं कि तुम रख लेते, तब तो हो सकता है कि मांसाहार खाते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग वाज वेरी कॉमन इन दोस डेज। तो अभी यहाँ रिलीजन उस तरह का नहीं डेवलप होगा जैसा आज हम बोलते हैं कि वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट थिंग। वो पूरा फ्लेक्सिबल पार्ट है, जिस फ्लेक्सिबल पार्ट के अंदर हम सर्वाइवल के ऊपर हैं। पहले मानव को अपना जीवन बचाना है। अब मेसोलिथिक पीरियड के अंदर जो अगली चीज हमें पता चलने लगती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां हमें ढेर सारे रॉक शेल्टर्स मिलना चालू होते हैं। सोसाइटी बनी कहां रहेगी? मैंने कल बात करी थी, डिफरेंस बताया था। साथ ही साथ में ये एक और काम करना चालू करते हैं, ये अपने मृतकों को दफन करना चालू करते हैं, तो बरियल प्रैक्टिसेस मिलना चालू। इससे हमें पता चलता है कि दे गॉट सम सेंस, और उनका नॉन मटेरियल कल्चर कितना आता है। मटेरियल कल्चर तो योग्य क्या मिला, नॉन मटेरियल कल्चर हम उससे समझ सकते हैं कि क्या था। साथ ही साथ में इन लोगों ने ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, इस पे कई जगहों पर कुछ ना कुछ चित्रकारी कर दी, पेंटिंग्स। अब ये वाली पेंटिंग्स नहीं है जो आजकल होती है, मोनालिसा वाली, ठीक है, वो वाली नहीं है, ये सिंपल बच्चे जैसे आज करते हैं वैसे। तो ये लोग क्या करते थे, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते थे। पत्तियां हैं, पत्तियों का रस निकाल के उसको रगड़ रगड़ के बना देते थे, चूना मिल गया। तो जो भी उनके पास लोकल कलर्स थे जो सोर्स कर सकते थे, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब इसी टाइम पीरियड पर इन लोगों ने जो दर्शाना चालू किया, जो डिपिक्ट करना चालू किया, सबसे पहले कर क्या रहे थे, इसके सीन बनाने लग गए। हंट करने जा रहे, बना दिया, गैदर करने जा रहे, बना दिया। किस जानवर का हंट कर रहे, कौन सा जानवर? तो जो जानवर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसे डर लगता हो या जो इन्होंने पाल लिया हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। तो वो उनके जानवरों की फोटोज बनाने लग गए। साथ ही साथ में यहाँ पर वॉर्स के सीन्स, बैटल के सीन्स, इनके हथियार, इनकी वेशभूषा दिखने लगे। कपड़ा नहीं था, फूल पत्ती थी, उसका इस्तेमाल करते थे। नॉट फूल नहीं पहन रहे, पत्तों का या चीज, इंसान अपना तन ढकना चालू कर चुका था। ये डिपिक्शन पता चलता है। इसी टाइम पीरियड पे लगभग बहुत दूर वेस्ट एशिया के अंदर लगभग 7000 बीसी में कॉपर को ढूंढा गया, मिल गया, उसको पिघलाने की कला विकसित कर ली, तो कॉपर वॉज डिस्कवर्ड। साथ ही साथ में कुछ जगहों पे टिन मिल गया, और वो कला एडवांस हो गई, कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज। तो अलग अलग जगह पर पैरेलल काम चालू होगा, जहां कॉपर पहले मिला वहां कॉपर पहले। इसी समय पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आता है, यहां लिखते जा रहा हूं मैं, कॉपर प्लस ब्रॉन्ज, इसका स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट है, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज करना है, मेटल का यूज करना चालू कर दिया, आप स्टोन से मेटल के ऊपर आना चालू कर दिए हो। साथ ही साथ में इन लोगों ने एक सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, व्हील। अब जो पॉटरी मिलेगी, जो बर्तन बनाए जाएंगे, वो बर्तन बड़े मस्त होंगे, गोल होंगे। अब इस चीज को अगर हम इंडिया में देखें तो अगला कल्चर बनता है आहार बनास कल्चर, राजस्थान। आहार बनास कल्चर राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बागोर चल रहा था राजस्थान का, बागोर के बाद हो सकता है वो लोग इस जगह पे शिफ्ट हो गए हों, और आहार बनास कल्चर। इसी टाइम पर मालवा कल्चर डेवलप होता है। मालवा कल्चर, ये है चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे आ चुके हैं हम। क्या मिल रहा है? मालवा कल्चर। और इसी टाइम पर मिलता है कायथा कल्चर।
सो अब मेरे पास चालकोलिथिक दो कल्चर मिल रहे हैं, मालवा कल्चर एमपी का और कायथा। अब देखिए एक चीज बता दूं, कायथा उज्जैन का है, ऑटोमेटिकली मॉडर्न मालवा में आता है। इसके अंतर को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इंडिया के अंदर जो आहार कल्चर है वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में मुझे यहाँ पर दो और कल्चर मिलते हैं, छोटे से हैं मतलब फिर भी हैं डोमिनेंट, ये तो बहुत डोमिनेंट है, एरन और नावदा टोली। ये चार साइट्स हो गई मेरी चालकोलिथिक पीरियड की, जिसके बारे में आप देखेंगे हम कि क्या होता है। कॉपर टूल्स, अब राजस्थान वाला इलाका जो मैंने आपसे बोला, राजस्थान वाला इलाका क्यों, क्योंकि वहां पर एक खेतरी करके जगह है जहां से कॉपर निकाला जाता था, वो बहुत हजारों सालों से निकल रहा है वहां पे। सो यहाँ पे कॉपर टूल मिलना चालू हो जाते हैं, स्टोन और कॉपर मिलता है एक साथ। तो इससे क्या पता चला, हम चालको लिथिक में है। साथ ही साथ में अब इस टाइम पीरियड से जब ये पार्ट आपका आना चालू हो गया, अब इससे इधर आ रहे हैं तो आप सेटल हो रहे हो। जैसे ही आप सेटल हो गए तो अब आपके पास चालू हो गया एग्री, वो हमको यहाँ मिलना चालू हो जाता है। यानी क्या एडवांसमेंट हुआ, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे थे, हंटिंग गैदरिंग से आप कहां पर आ गए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप है। अब आप कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हो सब। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसी टाइम पीरियड पे अब मेरे पास नियोलिथिक टाइम पीरियड आएगा। चालकोलिथिक जरूरी नहीं है हर जगह हो, मेसोलिथिक, तो चालकोलिथिक के साथ में पैरेलल नियोलिथिक भी चलता है। नियोलिथिक जरूरी नहीं है कि आप चक्कू काट नहीं दिया कि बस आज इस तारीख के बाद ये नहीं होगा, ये दुनिया भर का है। नोटबंदी हुई तो सिर्फ इंडिया में नोटबंदी हुई, दुनिया भर में नोटबंदी नहीं हुई, ये याद रखिएगा। तो नियोलिथिक चल रहा है। नियोलिथिक पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, मेहरगढ़, हाँ, बुरज़होम कश्मीर की बुरज़होम, सनौली जिसके बारे में कल मैंने बोला था कि इसको जरूर देखिएगा, सनौली उत्तर प्रदेश की, बालाथाल राजस्थान की, बालाथाल राजस्थान की। अब नियोलिथिक कल्चर में हम लोग कहां आ गए, हंटिंग गैदरिंग, सेटलिंग, एग्रीकल्चर। कहां आ गए, हंटिंग गैदरिंग, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट होने लगा। जो सोसाइटी हम बना रहे थे वो सोसाइटी ज्यादा फॉर्मलाइज हो गई, फॉर्मलाइजेशन हो गया कि तुम ये काम कर रहे हो करो, तुम ये काम कर रहे हो करो, आपस में लेन देन की व्यवस्था अलग हो गई। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो मेहरगढ़ के अंदर हमको क्या मिलता है, अब मेहरगढ़ एक जगह का नाम है और मेहरगढ़ एक कल्चर का नाम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट साइट आती है किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, अंजीरा, सियाह, दम्ब, कुल्ली, नाला, बालाकोटा, सोहन वैली, बलूचिस्तान। इस पूरे इलाके के अंदर ये मेहरगढ़ कल्चर फैला हुआ था। यानी अब वो जो सोसाइटी सबसे पहले गुफा में रहा करती थी, दो गुफाओं में रहती थी या रॉक शेल्टर्स में रहा करती थी, नाउ इट इज स्प्रेड आउट बट दे आर फॉलोइंग द सेम कल्चर। इसलिए हम उसको या तो पहली जगह जहां से ढूंढा गया उसका नाम देते थे या जो सबसे बड़ी साइट होती है उसका नाम दे देते थे। तो मेहरगढ़ इलाके में सबसे पहले ढूंढा गया था, तो मेहरगढ़ कल्चर एक जगह नहीं है, ये याद रखना है आपको। अब यहां मिलता क्या है, सबसे पहला एविडेंस हल चलाने का, प्लो मिला हमको। प्लो मिल गया तो क्या मिला, भाई खेती करते थे, एग्रीकल्चर, है ना, खेती आंदोलन करते थे ना, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे। मिट्टी के मकान मिलते हैं, पत्थर के बर्तन मिलते हैं और पत्थर के औजार मिलते हैं। बेक्ड ब्रिक मिली, ब्रिक तो ठीक थी, बोले यार बारिश में घुल जाती है, इसको पका लो, तो बेक्ड ब्रिक मिलती है। और हड़प्पा का प्रीकर्सर कहा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कहा जाता है कि इसी कल्चर ने आगे जाके हड़प्पा सिविलाइजेशन को जन्म दिया। ठीक है, कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब ये लोग किन किन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते थे, तो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल इंडिया के लोगों के साथ इनका मेल मिलाप था। इनके एविडेंसेस थोड़े थोड़े मिलते हैं, ऐसे ही नहीं कह दिया, किसी का पासपोर्ट नहीं मिला हमको,
दूसरे इलाके की कोई वस्तु वहां मिल गई, मटेरियल कल्चर वो मिल गया, तो उससे पता चलता है यहां पर क्ले की पॉटरी बनना चालू हो गई। हमने पहले बता दिया था कि पहिया बन चुका है, तो क्ले की पॉटरी बनाते थे, उस पर पेंटिंग करना चालू करती है। तो पेंटिंग भी हमको बताती है कि उस समय क्या हो रहा था। यह मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमल वैली, इसके अंदर गोमल वैली भी नॉर्थ वेस्ट में आती है पाकिस्तान। गुमला और रहमान डेहरी, यहाँ पे मल्टी स्टेज डेवलपमेंट है। जिस तरह से आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मैंने एक बागोर बोला था, लगातार चल रहा है, भीमबेटका लगातार चल रहा है, तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लगातार चलते हैं। तो ये जगह यहाँ पर भी मल्टी स्टेज डेवलपमेंट मिलता है। सिंध पाकिस्तान, अमरी, कोट दिघी, चांदतारो, जुजेरा जारू, बहावलपुर स्टेट हुआ करता था पुराने समय में। यहाँ पर अनबेक्ड ब्रिक हाउसेस मिले, कच्ची ईंट के मकानों के अवशेष। क्ले पॉटरी मिली है, पत्थर के इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। पेंटेड क्ले पॉटरी मिली है, और इनकी जो पेंटिंग थी वो रेड, ब्लैक, ब्राउन लाइंस होती थी। लाइंस बनाते थे ये लोग, ड्रॉ कर देते थे, या तो ये होता होगा कि ये मेरी निशानी है कि मैंने बनाया। यहाँ पर पॉटर व्हील का डेवलपमेंट दिखना चालू हो जाता है। व्हील बना, कहाँ गए हम? पॉटर्स व्हील, सिंध सबसे पहला एविडेंस। व्हील के बाद पॉटर्स व्हील, और खासतौर पर ये टाइम पीरियड है नियोलिथिक का। तो चाल्कोलिथिक और नियोलिथिक दोनों पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ कॉपर का इस्तेमाल करना आ गया है, वो उस जगह पे कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों पैरेलल चलते हैं, याद रखिएगा। जहां पर जगह होगी उस जगह पे। पंजाब में बहुत सारी जगहों पे हमें मिलता है सामान। जलालपुर, सरायखोला, रोपड़, संगोल, चंडीगढ़ और हड़प्पा। क्ले पॉटरी मिलती है, स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अब ये जो हड़प्पा है, अब आप बोलोगे हड़प्पा तो चाल्कोलिथिक हो गया, ब्रॉन्ज एज हो गया। शुरू कब हुआ था? शुरू तो नियोलिथिक से हुआ, कॉपर में आया, ब्रॉन्ज में आया, तो चाल्कोलिथिक में था वो। तो यहाँ पे हमें उसके अवशेष मिलते हैं, और यहाँ पर जो एक्स यूज की जाती थी पत्थर की, उसको पॉलिश करना चालू कर दिया। सो पॉलिश्ड एक्स हमें यहाँ पर मिलना चालू हो जाती है। दैट इज इंप्रूवमेंट, एडवांस। हाँ, तो मैं लाखों साल भी तो लग गया, तो मैं इंप्रूवमेंट तुम्हारा यूं करा देता हूँ। अब यहाँ पर तुम लोगों को खिजाड़ी और सिनोली को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि उसको मैं नोट्स में नहीं ले सकता। डिस्कवरी कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के देते हो, क्योंकि अभी वो विविड है। और साथ ही साथ में तीसरी साइड जो अभी कल मैंने आपसे बोली थी, क्या था? लोधरानी, गुजरात, धोलावीरा के पास, धोलावीरा के पास एक नई हड़प्पा की साइड है। इन साइड्स को आप देख के चलेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज भी कंसेप्ट आ गया यहाँ तक। ये मेरी स्टोन एज थी। अब एक बात सिंपल सी, बहुत सिंपल सी, एक छोटे छोटे अंदाज के अंदर हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं। एक मेन टाइम पीरियड था मेरा, जिसको मैंने कहा था प्री हिस्टोरिक। मेरे पास रिटन एविडेंसेस हैं। I was not having any written evidences, but when and as soon as I got written evidences, लिखा है जर्मन में, आती है तेरे, तमिल आती तेरे को, देखो भैया, कन्नड़ आती, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, भारतीय भाषाएं यार, इंडिया, इंग्लिश भी नहीं आती, मीडियम तो इंग्लिश ले रखा है। तन्ने गुजराती यार, मराठी से समझ आ जाती, पूरी आ जाती समझ। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब ये हुआ, जिस भाषा का ज्ञान हमें होगा हम उसी भाषा को जान सकते हैं। जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो ऐसा स्थान जिस जगह पे तुम्हें भाषा मिल रही है, अबे लिखा है, मैंने लिखा है, वो मरे भी आत्मा चिल्ला रही, मैंने लिखा है, पढ़ ले। मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हड़प्पा नाम दिया गया। जब हम बचपन में थे ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी नाम दिया जाता है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली इंडस एक नदी है, उसकी वैली है। तो इंडस की अगर वैली की बात करेंगे तो ये छोटा हो जाता है, क्योंकि गंगा वैली में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है। तो ये गलत डिपिक्शन हो गया। उधर साउथ में बलूचिस्तान में भी मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले साइट डिस्कवर की गई थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो साइट्स को मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर रहा अभी। आज मैं ब्रीफ दे रहा हूं आपको। हड़प्पा क्या था? हड़प्पा क्या था? सिविलाइजेशन जान, ये है हड़प्पा। हम इन सब चीजों को, इस सारे डेवलपमेंट को यहाँ ले आए। हम सेटल कर चुके थे, हम सोसाइटी थे। अब हम कल्चर से आ गए
सिविलाइजेशन पे हिंदी क्या हो गया इसका? सभ्यता। तो अब हम बना रहे हैं सभ्यता। अंतर मेंस में जब आओगे तब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा वैसे। कल्चर और सिविलाइजेशन क्या, ठीक है? या पुराने नोट्स देख लो, पुराने वीडियोस देख लो। इसको एक्सीडेंट से ढूंढा गया। अब इसके पहले की कहानी थोड़ी सुनो। इन साइट्स में से सीलें मिला करती थी, खुदाई कर रहे हैं, सील मिल गई। तो एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे कनिंघम, बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, बड़े गड्ढे खोदने वाले थे, बड़े मुर्दे उखाड़ने वाले थे। तो कनिंघम साहब वहां पहुंचे डिस्कवरी करने के, बोले आज चलो ढूंढे। कनिंघम ने बहुत सारी चीजें ढूंढी है इंडिया के अंदर। तो कनिंघम जब वहां पहुंचे और उन्होंने उस सील को देखा तो बोले यार ये तो इंडिया की हो ही नहीं सकती, ये तो कहीं बाहर से आई हो, क्योंकि वेस्ट वाले इलाके में थी और उस टाइम पर मेसोपोटामिया की सीलें चला करती थी, मिलती थी। तो जहां डिस्कवरी हो गई तो उनके दिमाग में आया कि इंडिया की हो ही नहीं सकती, तो वो सील ले गए। तब कलकत्ता हेडक्वार्टर था, कैपिटल ऑफ इंडिया था उस टाइम, ब्रिटिश इंडिया, वहां ले आके उन्होंने रख दी। भूल गए। फिर ये हुआ कि अंग्रेजों ने छुप छुप डालना चालू करी। तो रेलवे लाइन जब बिछ रही थी तो रेलवे लाइन की डालने के अंदर एक ठेकेदार बढ़िया काम कर रहा था, बोले ईंटें मिलती हैं, ईंटें कहाँ मिलती हैं? इस टाइम थे सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड सर जॉन मार्शल। इन्होंने भेज दिया दो लोगों को, ठीक है? तो दयाराम साहनी सबसे पहली बार हड़प्पा को डिस्कवर करते हैं 2122। ये ओरिजिन है, हड़प्पा पहला शहर दयाराम साहनी ने खोदा था, अंडर सर जॉन मार्शल के निर्देश में खोदा था। तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, बड़े शहर मोहनजोदारो जो अगले साल खोद लेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जो कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, नदियां बनाए, नदियों के किनारे साइट स्पॉट करना चालू करें। देखिए नोट से पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, फास्ट पढ़ने के लिए जो मैं तरीके आपको क्लास में बताता हूं वो करना शुरू, उससे आप बहुत फास्ट याद कर पाएंगे। 1500 से ज्यादा साइट है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा, ठीक है? अब ये बहुत लंबा एरिया है, तो इसको अगर हम एक सिंपल अंदाज से बोल दें तो मांडा या माडा, कुछ जगहों पे कुछ किताबों में आड़ आ जाता है, ये जम्मू के किनारे, ठीक है? नॉर्थ साउथ में मैं पहुंच गया तो दायमाबाद ये महाराष्ट्र में। ईस्ट में अगर मैं पहुंच गया तो आलमगीरपुर, ये पुराना है, किताबों में यही है इसलिए मैं इसी को ले रहा हूं, आलमगीरपुर, ये है यूपी में। और इधर हम चले जाएंगे तो सुक्ता जंडौर, कहां पर आ जाता है? पाकिस्तान के वेस्ट में सुक्ता जंडौर। अब आप सोच के देखिए कि कितने बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन फैली थी पाकिस्तान। 1600 इधर 1600 और इधर वाला वही का। जब देखो मेंस वाले लोग मेरे क्लास के कितने प्यारे बच्चे, 1600 किलोमीटर ऐसे, 1400 किलोमीटर ऐसे, और इस ओवरऑल 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर, क्या हर इंच में रह रहे थे? अलग अलग शहर थे लेकिन इनकी सिमिलैरिटीज थी, जिसकी वजह से इनको कलेक्टिवली बोला जाता है। तो मटेरियल कल्चर, जो कल्चर पढ़ाया जाता है, मटेरियल कल्चर जब आपको मिलना चालू होता है तो एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया के अंदर आप मैक्सिमम लोगों के पास इंडिया के ही नोट पाओगे, वो क्या है? मटेरियल कल्चर। इंडिया के सिक्के पाओगे, मटेरियल कल्चर। एक जैसी चीज जो एक क्षेत्र में चलती है वो मटेरियल कल्चर का हिस्सा होगी। सोच विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक डेजर्ट है हमारा, पाकिस्तान का डेजर्ट और इंडिया का डेजर्ट, दैट इज द थार डेजर्ट। इसके अंदर चोलिस्तान एक इलाका है जो पाकिस्तान साइड में लग जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा साइट्स मिली, 350 से ज्यादा साइट। बट डेजर्ट में क्या कर रहे थे? मैंने तो जब यहाँ पढ़ाना चालू किया, कल जब पढ़ाना चालू किया तो ये बोला था कि पानी चाहिए, खाना चाहिए और सेफ्टी चाहिए। तो डेजर्ट में क्या कर रहे थे? इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय पर वहां कोई वाटर सोर्सेस थे, तो कुछ नदियां थी जो गायब हो चुकी हैं, ठीक है? अब इनके जो मेन पॉइंट्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्री के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्लांट सिटी। प्लांट सिटी, इनके अंदर दो हिस्सों की जनरल प्लांट सिटी हुआ करती थी, या तो 2 हिस्सों में बटी होगी या 3 हिस्सों में, 2 पोर्शंस
या कुछ जगह पे 4, एक ही जगह पे 4। 2 पोर्शन का मतलब होता था, एक वो जगह जिसे सिटाडेल बोलते थे, यानी मेन काम करने वाली जगह, और एक जगह थी जहां आम आदमी काम करता था। सो एक वो हिस्सा जो मेन था, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया, तहसील हो गई, और एक वो हिस्सा जो कॉमन लोगों का था। अर्थ 2 डिवीजन हो गए, हायरार्की आ गई। अब ये हायरार्की कुछ भी हो सकती है, राजा का क्योंकि कुछ होता नहीं है इसलिए इसको बोला नहीं जाता कि यह राजा, लेकिन हो सकता है यहाँ प्रीस्ट रहते हो, क्योंकि हमें एक छोटी सी मूर्ति मिली स्टेटाइट की, तो प्रीस्टली डोमिनेंस हो सकता है या व्यापारियों का डोमिनेंस हो सकता है। कुछ जगहों के ऊपर इस पूरे इलाके को फोर्टिफाई किया है, कुछ जगहों पे, हर जगह पर फोर्टिफिकेशन नहीं मिलता, कुछ जगहों पे फोर्टिफिकेशन मिलता है। पब्लिक बिल्डिंग्स मिलती हैं। पब्लिक बिल्डिंग कब होती है? हाँ, पंचायत कब बनाई तुमने? पंचायत भवन कब बनाया तुमने? पब्लिक बिल्डिंग। तो इस तरह की जो कॉमन पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं वो हमें मिलना चालू होती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का ग्रेट पार्क, लोथल का डॉकयार्ड। बनाया किसने? आदमी ने या लोगों ने? अगर लोगों ने बनाया तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर था, वो हमें पता नहीं है क्योंकि उसकी हिस्ट्री हमारे पास रिटर्न में नहीं है। ग्रेट पार्क वाटर मैनेजमेंट को बताता है, डॉकयार्ड लोथल को बताता है, ग्रेनरीज मिली हमें जहां पे आप अपना अनाज स्टोर कर सकते थे। तो क्या सिस्टम था हमें नहीं पता, लेकिन बिल्डिंग देख के हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये था। इनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ऐसा ड्रेनेज। अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी ना, तो मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन मोहनजोदड़ो नहीं डूबा। आज भी वो ड्रेनेज सिस्टम वर्किंग है। हम डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे ड्रेनेज बोल जाते हैं, बोले नहीं अब ऊपर से निकलेगा पानी, रोडों पे से बहेगा, गाड़ियां बंद होगी। उनके पास ड्रेन सिस्टम था। अब ये जो ड्रेनेज था ना, ये 2 तरीके का था। सड़कों के नीचे पब्लिक ड्रेनेज, और घरों से निकलता था प्राइवेट ड्रेनेज। घरों को कनेक्ट कर रखा था उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। सैनिटेशन पता लगता है, सफाई पता लगती है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है, दैट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी। समझ गए? हाइजीनिक लिविंग थी इनकी, स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखते थे। स्वच्छ भारत अभियान इन लोगों का है, मतलब हिस्ट्री में सैनिटेशन इतना तगड़ा था, हाइजीन इतना था, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी थी। और इन लोगों ने अपने स्ट्रीट्स के अंदर डस्टबिन रख रखे थे। घरों का कचरा भी होगा, बाहर का भी होगा। अब कचरा तो वहाँ ओवरफ्लो भी हो सकता है, तो उस कचरे को फेंकने वाले लोग भी रहे होंगे, तो ड्रेनेज और कचरा। ब्रिक का कंस्ट्रक्शन है, दोनों तरीके की ब्रिक्स मिलती हैं। एक ब्रिक है जिसे धूप में रख के सुखाया गया, पकाया गया, एक भट्टी में पकाया गया, दोनों तरह की मिलती है, ठीक है। और एक जैसा डायमेंशन है उनका, ईंटों का डायमेंशन एक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया उसको, रूल्स बना दिए। चलो, तो पुराना नॉलेज है ये, पुराना नॉलेज है। लास्ट वेद कौन सा? इतना सोचना पड़ता है। चौथा वेद, उसमें क्या क्या था? वो लेटर एडिशंस थे, इनकॉर्पोरेट करते हैं अनार्य ट्रेडिशंस को, फिर उसी से हम क्या निकालते हैं? शिल्प, आर्किटेक्चर। हो सकता है जब आर्य अनार्य इंटरमिंगलिंग हुई, हो सकता है नहीं बोलना कभी भी, प्रोटो है नहीं बोलना, हो सकता है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव पॉटरी है इनकी। क्या बना दिया था तुमने? पहिया, डिस्टिंक्ट है। अगर इंदौर के म्यूजियम, कोई सा म्यूजियम में चले जाओ तो इनकी जो पॉटरी रखी है वो नीचे से थोड़ी सी लंबी है, फिर गोल है, अपना गोल मटका पूरा गोल होता है, तो ये सुराही का नीचे वाला हिस्सा ऊपर। अब वो क्यों? वो हो सकता है किसी गड्ढे में उसको बेस बना के रखने के लिए, वो हो सकता है, वी डोंट नो। और इसके अंदर ये लोग पेंट भी करते थे, ज्योमेट्रिक मोटिव बनाते थे, आर्टिस्टिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें से उनको दिखाते थे। वेट्स एंड मेजर, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, मतलब उनके वेट्स अलग है, बट नेचुरल वो वेट्स हमको हर जगह पे मिलते हैं। ये इनके पास था। इनकी अपनी एक रिटर्न स्क्रिप्ट है, और उस पे वो मतलब उसका यूज करते थे। सबसे ज्यादा यूज जो हमें मिलता है वो मिलता है सील्स पर, स्क्रिप्ट लिखी हुई सील पर। अब सील अलग अलग है, हम लोग जनरल अगर कोई किताब उठा लेंगे, किताब सामने ऊपर रखी, नाम नहीं ले रहे, इसमें आप पढ़ोगे तो वो पूरे मटेरियल नहीं बताएगा कि किन किन मटेरियल की, वो शॉर्ट नोट्स हैं।
बट ये नहीं कहना कि ये सिर्फ सॉफ्ट स्टोन या सोप स्टोन या स्टेटाइट की बनी थी, ये अन्य मटेरियल से भी बनती थी। ये स्क्वायर भी होती थी, ये रेक्टेंगल भी होती थी, ये सिंगल साइडेड भी होती थी, ये पेयर में भी बनती थी। पेयर वाली क्या होती थी, एक तरफ अंदर दबा हुआ है, एक तरफ उभरा हुआ है, दोनों को ऐसे करो तो बंद हो जाती थी। इसमें जनरली एक होल पाया जाता है, होल से ही एक समझ में आता है कि हो सकता है वो आदमी अपने गले में लटका के घूमता हो सकता है वो उसकी आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है उसका पावर। तो जिस तरह से आज कोई सील लगाता है उसी तरह इन सील का इस्तेमाल किया जाता है। एविडेंस कहाँ मिलता है, ग्रेनरी के अंदर बर्तनों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, उस मिट्टी के ऊपर सीलें लगी हैं अलग अलग। अलग अलग सील लगने का मतलब ये होता है कि एक बर्तन के अंदर गेहूं रखा है, वो उनका मटेरियल था ट्रेड करने का। तो एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, सील लगा दी कि अब ये मेरी ओनरशिप है, ये काम हो सकता है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है। इनकी ज्वेलरी बहुत फाइन थी, गोल्ड था इनके पास। अब यहाँ गोल्ड एज क्यों नहीं बोली, सिल्वर एज क्यों नहीं बोली? गोल्ड था तो हम इसको चाल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज क्यों बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल यूज करते थे? गोल्ड था। गोल्ड तो नेचुरली मिलता है, उसको स्मेल्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली करेंगे। गोल्ड, सिल्वर इस्तेमाल करते थे ये लोग। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आइवरी, हाथी दांत, शेल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, मनके की, मनका बोलते हैं छोटे मोतियों को, अलग अलग को, उसके अंदर ये होल करते थे, उसकी माला बनाते थे। अब आप होल करना समझो कितना फाइन टेक्निक चाहिए होगी। पत्थर के अंदर होल कर रहे हो, सेमी प्रेशियस स्टोन के अंदर होल कर रहे हो। स्टेटाइट का इस्तेमाल करते थे, फैंस का करते थे, टेराकोटा। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्नेलियन बीड्स, मनके, कार्नेलियन के मनके, ये स्किल थी इनकी, इससे वो डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या बताते हैं, इंजीनियरिंग। पूरा शहर 90 डिग्रीज की रोड पे, नॉट मैक्सिमम जगह पर राइट एंगल, जैसे मॉडर्न शहर होते हैं, चौराहे स्क्वायर्स में रहते हैं, इलाके स्क्वायर्स में बचे, तो सबसे बड़ी स्ट्रीट, उसी स्ट्रीट के ऊपर मेजर मार्केट, उससे निकलने वाली छोटी स्ट्रीट्स, उनसे निकलने वाली छोटी वो छोटी स्ट्रीट्स, फिर सबसे छोटी गलियां, सारी 90 डिग्रीज में नहीं है, कुछ आड़ी बाकी ऑलमोस्ट हर घर के अंदर कुआं, शहर में कुआं, वाटर। कोई भी खिड़की बाहर नहीं खुलती, कोई भी खिड़की रोड पे नहीं खुलती, सब अंदर कोर्टयार्ड में खुलती। तो कुछ जगहों पे एक कमरे का मकान है, कुछ जगहों पे 2 कमरे के मकान है, 30 कमरे के मकान भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरा लिख देना, 2 कमरा लिख देना। वो जो क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया उन्होंने उठा के वो नोट्स में डाल दिया, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है। वो आ सकता है, यस आ सकता है, लेकिन उसके अलावा चीजें भी आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या निकाला हमने इससे? 2 हिस्सों में था, तो स्ट्राटा था, क्लास था, कास्ट थी, या जो भी रहा हो, 2 हिस्सों में बटा था या 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सिटीजन कौन कौन थे, क्या क्या काम करते थे? हंटिंग गैदरिंग थी, यस थी। फार्मर थे, यस थे। ये जो मटेरियल बना रहे हैं उससे क्या होगा, ट्रेडर भी थे, नहीं पता चल गया। डॉकयार्ड था, तो डॉकयार्ड में क्या चलता था, अपने आप चलता था वो, डॉकयार्ड था क्या के लिए? डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड क्या होता है, ट्रेड के लिए डॉकयार्ड क्या होता है? अरे पोर्ट है वो, पोर्ट, PORT, पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता वाला पोर्ट, वहां से ट्रेड होता था, विदेशों में जाता था। कैसे जाता था? हवाई जहाज चलती थी। अच्छा, ये वाली बड़ी कंटेनर शिप जाती थी, फिर कैसे शिप थी? छोटी छोटी शिप थी। कौन बनाता था? ऊपर से आती थी मार्स से। वो भी तो, वो क्या ट्रेड है ना। मटका कौन बना रहा है? पेड़ पे लगता था। मनके कौन बना रहा है? चूड़ी कौन बना रहा है? ज्वेलरी कौन बना रहा है? कॉटन इन लोगों ने उगाई है। गेहूं का, सॉरी, धान हमें इन लोगों के पास मिलता है, कॉटन है। कॉटन का यार्न कौन बना रहा है? यार्न का कपड़ा कौन बना रहा है? ये कितनी सारी चीजें, ये उस समय की कॉटेज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री तो थी, आज के हिसाब से वो कॉटेज का हिस्सा है, आज के हिसाब से। उस समय पे वो बहुत बड़ा काम था। एक आदमी का है, उसका काम कर रहा है, बहुत सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। इनकी जो पॉटरी थी वो व्हील मेड थी। भैया आ गया, व्हील मेड, ग्लेज्ड थी, चिकनी थी, यानी उस पर भी काम करा, सिर्फ मटका नहीं बना दिया, मटके के ऊपर। दैट इज एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट। पॉलीक्रोम, सिंगल कलर की, कई बार इंसाइज होती थी,
उसमें लाइनें खींची होती, कई बार वो छेद वाली होती थी और कई बार उसके अंदर पकड़ने के लिए नॉब बना दिए होते थे। तो पॉटरी भी अलग अलग तरीके की है, ये फीचर्स है। 2 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। नाव की कितनी नदियां हैं? गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के अंदर इंडस में चले गए आप, ऊपर नॉर्थ में, साउथ में देमाबाद तक पहुंच गए। देमाबाद तक अगर पहुंच रहे हो तो पूरा गुजरात क्रॉस करके जा रहे हो तो साबरमती, तापी, साबरमती, नर्मदा, तापी, बीच में माही, ये सारी नदियां क्रॉस करके जा रहे हो आप। तो कितना ट्रेड कल्चर है। अब इनकी साइट हमें यहाँ क्यों नहीं मिलती, ये बात भी है। जो वेस्ट कोस्ट है वो सडन डिप करता है। जियोलॉजी में जो ज्योग्राफी है, अगर हम यहाँ बना देता हूँ, अगर ये इंडिया है, इंडिया का मेन लैंड, तो ये हिस्सा सडन डिप करता है और ये ईस्ट कोस्ट है जो ऐसा स्लोप करता है, ये ऐसा चलता है, डन, गायब। तो अगर कोई साइट थी तो वो यहाँ पे रही होगी, यहाँ रही होगी, जो अब पानी में डूब गई। पोस्ट ग्लेशिएशन, यानी हम लोग गर्म क्लाइमेट में रह रहे हैं, आइस एज आती है, और बीच वाली एज होती है जिसमें गर्मी होती है, आइस एज मतलब ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समंदर का सतह ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है तो लो लाइंग एरियाज को वो दबा देता है। तो यही कारण है कि जो गुजरात के तट पर बेट द्वारका है वो डूब गई। पानी तो ऊपर थी लेकिन पानी का लेवल ऊपर आ गया तो वो डूब गए। बॉम्बे के पास में अगर आप देखोगे, उसकी आज सर्च कर लेना, सबमर्ज्ड एविडेंस करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर रिसर्च प्रोहिबिटेड है, इंडिया में वो पब्लिकली नहीं दी जाती। ठीक है, तो जो पोर्ट हमें मिलता है लोथल का, वो लोथल का पोर्ट हमारा इनलैंड पोर्ट है, नदी किनारे था। समंदर किनारे वाले कहाँ गए, है ना? अगर वो ऊपर है तो ऊपर कौन सा मिलना, नदी किनारे मिलना। एग्रीकल्चर क्या था, गेहूं था, धान था, बार्ले था और मिलेट्स थी, तेल भी था थोड़ा बहुत, गुड़ भी खाते थे, गुड़ बनाते थे। रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो जनरली मदर गॉडेस, पीपल ट्री बहुत जगह पे मिलता है, और पशुपति या प्रोटो शिवा, नॉट शिवा एग्जैक्टली, हम कह नहीं सकते, बट वो जो ध्यान मुद्रा है एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड दिखती है, उससे हमें पता चलता है कि ये लोग शेवाइट थे या प्रोटो शिवा की उपासना करते थे। रिलीजन में उनका सिंबल था। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो हमें सील पर और टैबलेट्स में मिलती है, और इनकी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ आपको। स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, बॉस्फेरोडॉन है। बॉस्फेरोडॉन का मतलब होता है राइट हैंड साइड से चल रही है, लेफ्ट में आई पहली लाइन में, दूसरी लाइन में लेफ्ट से राइट में गई, ये इसका काम है। देन टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा है, पूरा रेस प्लेटफॉर्म पे बनाते थे, स्ट्रेट मेन स्ट्रीट्स होती थी, इंटरसेक्शन होता था छोटी रोड्स का जो 90 डिग्रीज पे होता था, जो मैंने आपको भी समझा दिया। ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक वेल थे। ये सारे 2 नंबर के बने हुए आंसर्स हैं आपके लिए। देन आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर, स्टेटाइट सील्स है, एनिमल फिगर है, इंस्क्रिप्शन है, क्लोथिंग, ज्वेलरी, हेयर पिन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। घर है, लकड़ी की छत है, डोर्स है, विंडोज अंदर होती थी, ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रिक्स है, और मोहनजोदारो का स्विमिंग पूल। कैसे गायब हो गई? तो कहा जाता है कि बारिश कम होने लग गई, विदेशी आक्रमण होने लग गए, टेक्टोनिक चेंजेस होने लग गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, लोगों ने छोड़ा यार यहाँ नहीं रहना। लेकिन पूरी सिविलाइजेशन गायब है, कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलती, दुनिया में कहीं कंटिन्यूटी नहीं मिलती अभी तक। अगर कहीं होगी तो गड़बड़ा गई होगी, ढूंढेंगे कभी मिल जाएगी। तो हो सकता है कि जो मिथिकल सरस्वती रिवर है, जिसे आज हम आकरा चैनल कहते हैं, बड़ी रिवर है, वो रही हो और उसके किनारे ये सब फ्लरिश करते हो और उसकी ट्रिब्यूटरी रही हो। तो वो कौन सी नदी, वो नदी ने रास्ता क्यों बदला? तो टेक्टोनिक चेंजेस, इंडिया का ये इलाका टेक्टोनिक मूवमेंट में है। तो अगर कोई एक बड़ा अर्थक्वेक आया जिसने किसी एक जगह पर जमीन को ऊपर उठा दिया तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। तो कहा जाता है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि यमुना पहले उधर बहती थी जो इंडस में मिल जाती थी, या इंडस की डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ जाकर मिल जाती थी, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी मासिव रिवर। कारण यमुना के ऊपर एक भी साइट नहीं, नॉट इवन अ सिंगल साइट डिस्कवर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, जो हड़प्पा की है। ठीक है, तो इस पे स्टडीज हुई है IIT खड़गपुर की, IIT कानपुर की,
और उन्होंने ये कहा कि जो डिक्लाइन था इट वाज मोर टुवर्ड्स या मोर बाय क्लाइमेट चेंजेस। सो क्लाइमेट चेंज इतना नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, बाकी जो ये मेंस वाला हड़प्पा है उसको हम बाद में लेंगे, प्री के लिए इतना काफ़ी है। ऑनलाइन में एनी क्वेश्चंस, ऑनलाइन याद ही नहीं रहता है मुझे। ओके मोहित शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा रीमा भी है ना, नए नए नाम रखती है। गुड मॉर्निंग। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? 1.25 घंटा, गुड। हम लोग थोड़ी सी ब्रेक लेंगे 5-7-8 मिनट की, उसके बाद मेरे बड़े रॉशन सिक्स फिलोसफी खत्म करना है ना भैया। वो जो थैंक यू, वेलकम। ओके चलिए बात दर्शन।